जी हाँ दोस्तों, आप मेरे दोस्त नहीं, हमारी विचारधाराएं अलग। अखिलेश ने मोदी को मुंह पर सुनाया, धर्मेंद्र यादव ने फिर ली नजरें। राहुल ने जारी कर दी कौन सी ऐसी फिल्म जिससे मच गया बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर संसद में अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव के सामने हाथ जोड़कर उन्हें अपना मित्र बताने लगे और धर्मेंद्र यादव का आभार व्यक्त करने लगे। मगर अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव ने उस पर जो कुछ किया वो कैसे चर्चा का विषय बन गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने वो फिल्म कौन सी जारी कर दी जिसने इस पूरे मामले को लेकर के सनसनीखेज तौर पर पूरे देश में चर्चा का विषय बनाया। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। आप जरा सोचिए कि किसी महफिल में कोई आपको कहे कि साहब आप मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, और आप कहें कि नहीं साहब मैं आपका दोस्त नहीं हो सकता, तो उस शख्स पर या उसको उल्टा करके देख लीजिए आप पर क्या बीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार विपक्ष को लेकर, राहुल को लेकर, अखिलेश यादव को उनके पिता मुलायम सिंह यादव से जोड़ करके क्या कुछ नहीं कहा होगा, और वो भी जो स्वर्गीय हो चुके हैं नेताजी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के बारे में अखिलेश यादव को पिता का अपमान करने वाला तक बताया। यह तो बहुत ही पर्सनल जाकर के टिप्पणी करना हुआ, राजनीतिक तौर पे भी नहीं। लेकिन अचानक कैसे हृदय परिवर्तन हो गया, कौन सी मजबूरी आई प्रधानमंत्री मोदी की। आपने देखा हाल में कि बीते 2-4 दिनों के भीतर वो हाथ बहुत जोड़ने लगे हैं। कभी राहुल गांधी के सामने ठहर कर, रुक करके मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हाथ जोड़ते हैं, धर्मेंद्र यादव का आभार व्यक्त करने लगे, अखिलेश यादव को मित्र बताने लगे। क्या कहते हैं वो। दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा और फिर राहुल गांधी ने वो कौन सी फिल्म जारी की वो भी दिखाऊंगा पूरा आपको। धर्मेंद्र यादव के बारे में कहते हैं कि मैं आपका आभारी हूं, अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, कभी कभी मेरी मदद कर देते हैं। मेरे जैसे पिछड़े समाज से आने वाले शख्स को देश ने इतना बड़ा पद दिया। यानी कि अखिलेश से खुद को रिलेट करने लगे प्रधानमंत्री मोदी कि मैं भी पिछड़े समाज से हूं, आप भी पिछड़े समाज से। जरा सुन लीजिए उनके शब्दों में। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं, और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं। अब दोस्तों, मोदी के इस बयान को जहन में रखकर सोचिए, या तो वाकई में वो बहुत मजबूत स्थिति में है कि बड़ा दिल दिखा करके विपक्षी नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए उनके पास सांसद है नहीं, और जब तक विपक्षी पार्टियां उनको सपोर्ट ना कर दे तब तक उनका कोई फायदा नहीं। तो ये एंगल तो खत्म हो जाता है। तो फिर दूसरा एंगल कि हालत पतली होने पर क्या इस तौर पर बैकफुट पर होकर के कदम उठा रहे मोदी, हाथ जोड़ने पर मजबूर हुए, दोस्त बताने पर मजबूर हुए। वो कहावत है ना कि जब सांसें लगी अटकने तो फिर खैरात लगी बटने। हालांकि दोस्तों, इसको अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में लोग कहते हैं। बहरहाल, सरकार अपनी पतली हालत लिए धर्मेंद्र यादव का आभारी होते हुए खुद को बता रही है मोदी, अखिलेश को अपना मित्र दर्शाते हुए तलखी के भाव को कम करने की कोशिश करके मदद मांगने के लिए दरअसल एक सहज जोन तैयार कर रहे हैं। मगर दोस्तों, संसद में मोदी के सामने बैठे नेता विपक्ष ने, राहुल गांधी ने मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रणनीति को समझ लिया। मगर दोस्तों, संसद में सामने बैठे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मानो
मोदी की इस चालाकी को समझ लिया और तभी कह दिया कि साहब, इस स्थिति में ऐसा कहने की जरूरत नहीं। जब समर्थन की जरूरत पड़ी तो आप हाथ जोड़ने लगे, विरोधियों को अपना दोस्त बताने लगे। जनता सब समझ रही है, हमारी आपकी विचारधारा अलग है, दोस्त कैसे। अब दोस्तों, अखिलेश यादव ने आगे जो कहा कि साहब, जब संसद से बाहर निकले, एक्टिंग, ड्रामा, फिल्मों में अच्छा लगता है, सच्चाई मत छिपाइए। अगर वाकई आप महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देना चाहते हैं तो पहले इस बात का जवाब दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश क्यों कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, वो उसके मान सम्मान को कैसे रखेंगे। बताइए मोदी जी, आपकी पार्टी में कितनी महिला सांसद हैं? आपसे ज्यादा मेरी पार्टी में है। आप अपनी पार्टी के संगठन में कितनी महिलाएं? 21 जगहों पर बीजेपी या फिर एनडीए की सरकारें हैं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री, एक 21 जगह सरकारें हैं, 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? 0। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, अधिकार कहां है? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? और फिर जो अभी तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, पूरे देश में जितने भी इनके विधायक चुने गए हैं, आप बताओ आपकी संख्या क्या है? 10% से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप? क्या 10% से ऊपर हैं आप? और फिर लोकसभा की गिनती में अगर हम देखें तो लोकसभा की गिनती में कितने संख्या में आप हैं? इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहां हम ये कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, वही कुछ सवाल हमारे भी आप। दोस्तों, अखिलेश की एक एक बात सच साबित हुई, और अगर आपको यकीन नहीं तो फिर आप गूगल करके देख लीजिए। मोदी सरकार का महिलाओं के लिए आरक्षण का सच और उनकी पार्टी में महिलाओं की भागीदारी का सच जो निकलेगा, आप चौंक जाएंगे अगर आपको अखिलेश की बातों पर यकीन नहीं। दोस्तों, वैसे एक बात है, सब कुछ जानते हुए मोदी साहब ने संसद में जिस तरीके का कदम उठाया, या फिर यूं कहें विपक्ष के शब्दों में कि जिस तरीके से एक्टिंग शुरू की, तभी राहुल ने सीधे और सपाट लफ्जों में यह कह दिया कि सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए महिला आरक्षण की आड़ लेकर आप अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करना चाहते हैं। यह महज आपका षड्यंत्र है और उसी कवायद में आप कभी झुक रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, कभी दोस्त बता रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आकर बात कर रहे हैं। और फिर राहुल गांधी ने एक फिल्म जो बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनकी इस पूरी कवायद प्रोसेस को लेकर के, उन्होंने उसे रिलीज किया, जिसमें महिला आरक्षण के नाम पर मोदी शाह की राजनीतिक फायदे वाली स्थिति कैसे सामने आती है। अब दोस्तों, इस फिल्म को जरा देखिए, सुनिए जरा शब्दशः अंत तक कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। नमस्कार, आज मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ये हर देशवासी के लिए ज़रूरी है, मगर पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है। ये आपके भागीदारी के बारे में है। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे। अंत में 2023 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। 2018 में मैंने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी। इसमें साफ लिखा है कि महिला आरक्षण को
जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। यहां मैंने कहा है कि 2019 में महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद 2023 में मैंने भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया, अनेक भाषण दिए, जिसमें मैंने कहा कि महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास कर? हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घबरा गए हैं क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा आना शुरू हो गया है और उनको मालूम पड़ रहा है कि पिछड़ों की देश में सचमुच कितनी आबादी है। वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी के बेसिस पर भागीदारी मिले। ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी की जा रही है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग 50% है, उसको भागीदारी मिलनी चाहिए और प्रधानमंत्री आपकी भागीदारी आपसे छीन रहे हैं और आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो प्रपोजल है इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो रही है। The government has unveiled a sweeping delimitation bill 2026 proposing a massive expansion of India's parliamentary representation. The strength of the Lok Sabha is set to jump from 545 to a staggering 850 seats. सच्चाई ये है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए, तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में वुमेन्स बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास वुमेन्स बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। मगर पिछड़े वर्ग, सदर्न स्टेट्स, छोटे स्टेट्स के खिलाफ हम आपको काम नहीं करने देंगे। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रो वुमेन हो। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से घबराए हुए हो। 35 लाख फाइलें यूएस में बंद पड़ी हैं, चाबी ट्रंप जी के हाथ में है और आप उससे डरे हो। मगर यह तरीका नहीं है। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने देंगे। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका हक दो। जाहिर तौर पर दोस्तों, जो स्थितियां इस वक्त हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता या सांसद हों, या फिर हमारा दरबारी मीडिया, हमारी बिरादरी के पत्रकार, जो इसको इतना ग्लोरीफाई करके मोदी के इस कदम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
और विपक्ष के ऊपर एक पूरा आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये तो महिला आरक्षण के खिलाफ खड़े हो गए। दो ही सवाल है दोस्तों मेरा आपसे, अगर वाकई मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लाना चाहती थी, कानून लाना चाहती थी, इसे लागू करना चाहती थी, तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद फौरन ले आती। चलिए नहीं लाया। 2011 के जनगणना के आधार पर अगर करना चाहते थे तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ले आते, नहीं लाए। या फिर अगर जनगणना करा करके जातीय जनगणना कराने का ऐलान ही इनको करना था तो फिर जनगणना करा लिए होते और जातीय जनगणना उसमें शामिल करके उसके आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ले आते, नहीं लाए। अब अगर ला भी रहे हैं तो महज एक साल क्यों नहीं रुक रहे कि जनगणना की डिटेल सामने आ जाए जो हो रही, जिसका अमित शाह ऐलान कर रहे हैं वो तो शुरू हो चुकी है, वो तो हम कर रहे हैं, जातीय जनगणना उसमें शामिल होगी। तो फिर उसका उस डेटा को ले लेते, उसके आधार पर महिलाओं को आरक्षण जो 33% देने की बात की जा रही है उसमें उन महिलाओं को, उन जातियों को भी देते जो ओबीसी से आती हैं महिलाएं, जो SC/ST से आती हैं महिलाएं। मगर नहीं, समझिए इन बातों को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जागरूक रहिए, अपनी राय जरूर लिखें।